भाई जो मुफ्ती अनीक साहब ने इस्तीफ़ा देने की बात कही थी आईडियो में, जिसका तज़किरा मैंने अभी किया है, वो ये सुन लीजिए। क्या वजह रही कि आज 1 साल सवा साल का जो है लंबा वक्त गुजर गया, आज क्यों ये नौबत आई कि आपको पुलिस कंप्लेंट करना पड़ा और आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? कि ये असल में मुफ्ती अनीक साहब समझे नहीं, ये असल हम दोनों को तोड़ने की एक मुनज़्ज़म तरीके से शहर के अंदर में साजिश की गई है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये कमेटी किसने बनाई थी? बना दी गई थी। मोहल्ला कमेटी को किसने बनाया? क्या सफ़ा आप मुफ्ती अनीक, क्या मुफ्ती फैयाज, या फिर देखो मोहल्ले के लोग आगे आए कि हमें भी इसमें जाना है, हमारी भी कमेटी बनी? ऐसा क्यों हुआ कि पूरे जो मोहल्ला कमेटी के पूरे अफराद, मुझे जितना पता है, वो मतलब एक साइड हो गए और आपको अकेला छोड़ के? क्या वजह है इसकी? देखिए, ये बस्ती के 2-3 लोग असल है, जिसमें सबसे ज़्यादा तस्लीम आरिफ साहब है। ये सब बातें उन्होंने बताकर जो है, यानी शुरू से नीयत उनकी ख़राब थी। शरीक होना ये एक ज़ाहिरी तौर पर था, लेकिन उस जगह पर कब्ज़ा करना ये शुरू से था। इसीलिए हम दोनों, हम भी बोले यार साथ में तो काम कर रहे हैं, जब इत्तेफाक के साथ काम होता है तो किसी का अंदेशा नहीं हुआ करता कि आगे चलकर इतनी तकलीफ़ हमको दे देंगे। देखो, सफ़ा बैतुल माल कमेटी से सिर्फ 2 मेंबर अलग हुए, बाकी पूरी कमेटी एज इट इज़ अभी बाकी है। सारे काम वो पूरी कमेटी कर रही है। उनका कोई काम, अभी जो दवाखाना चल रहा है इमली बाग में, ये वही कमेटी चला रही है, और ये वही दवाखाना जो यहाँ चल रहा है। कि आप लोगों ने 18 लोगों पे कंप्लेन की है, तो आप वो फर्द वाहिद है, तो आपके नाम से कंप्लेन हुई है, जबकि कंप्लेन कमेटी के नाम से होना था, सफ़ा बैतुल माल के नाम से होना था। ये बात बहुत अच्छी आपने पूछी है कि पूरी सफ़ा बैतुल माल कमेटी का मसला था, तो आपकी अपनी ज़ात की तरफ से ये कंप्लेंट नहीं होना चाहिए था। और इनमें से 18 में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग किसी ना किसी एतबार से मेरे ऊपर हमला किए। तो जो लेटर पैड चुरा कर उसके ऊपर में तहरीर डाले, तो मेरे ही नाम की डाले हैं, पूरे बैतुल माल कमेटी के नाम की थोड़ी डाले हैं, मेरे ही नाम की डाले ना। इसके ऊपर में मेरी ही जाली सिग्नेचर किए हैं, मेरी ही जाली सिग्नेचर किए हैं। तो ये सारी चीज़ों में ये लोग मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। आपको कैसे पता है कि ये 18 के 18 आपके जो है एक साथ पीछे पड़े हुए हैं? कई जगह पर है। ये 18 लोगों की आपने कंप्लेंट की, हमें अभी ये भी पता लगा कि इसके 18 लोगों की कंप्लेंट 18 लोगों को, और हमें ये भी पता लगा कि कोर्ट में भी आपने जो है ये 18 के 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा डाला है। लेकिन ये 18 होने के बाद भी अभी भी जो है, इसके बाद भी आप जो है कुछ लोगों के ऊपर, कुछ लोगों की पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं, जिसमें हाफिज शमीम करके एक है। मतलब वो 18 अलग और फिर और 1-2 अलग। अभी क्या वजह है कि वो 18 तो देखिए, का मामला चालू है कि हाफिज शमीम और कुछ लोगों को आप फिर पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं उन लोग? देखिए, लगभग 1.5-2 एकड़ जो भी जमीन खरीदी पे सफ़ा पब्लिक स्कूल के लिए ली गई, कामठी नागपुर के हजरात से सफ़ा के नाम पर डोनेशन लिया गया, चंदा लिया गया। वो ज़मीन दिखाकर पेरेंट्स अपने बच्चों को सफ़ा पब्लिक स्कूल में डाले। उसके बाद आप दोनों मुफ्ती हजरात का मामला शुरू हुआ। ये मैं आपको रोकूंगा, आप दोनों मुफ्ती हजरात का नहीं, सफ़ा इंतज़ामिया का बोलिए। आप दोनों उसी में है ना? एक अलग हुए, मैं सफ़ा के साथ में हूँ। 2 सितंबर को जब हम नागपुर में उनको कर्ज देने के लिए बैठे, पूरा बचा हुआ पूरा, क्योंकि उन्होंने कहा भाई थोड़ा थोड़ा करके मत दो, यकमुश्त दो। हम यकमुश्त देने के लिए जमा करने लगे। जब 2 सितंबर को नागपुर में बैठे तो उन्होंने कहा कि मेरे को मस्जिद दो, वांजरा की मस्जिद उस्मान, तो मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। हम मना कर दिए, मेंबरान मना कर दिए सफ़ा के। आपने जिन लोगों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा किया है, कंप्लेंट किए है, उसमें से कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि मुफ्ती फैयाज ने 1.5-2 करोड़ रुपए का घोटाला किया। उसी के लिए मैं लिए वो जिसका हिसाब वो आपसे मांग रहे हैं, आपको बैठने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप बैठने के लिए तैयार नहीं। इससे पहले मौलाना शोएब, जहाँ तक मुझे खबर लगी, मौलाना शोएब या मुफ्ती ज़ियाउर रहमान के साथ आपको बैठने के लिए कहा गया है, लेकिन आप नहीं बैठे। कि उनके पास में 3 लोग हैं। कौन कौन है? एक सफ़ा एजुकेशनल का सदर, एक सफ़ा एजुकेशनल का ट्रेजर, और एक जो है ऑफिस का अकाउंटेंट। अगर कोई सबूत होता
1.5 साल में। ये तो मेन आदमी है ना, कौन है ये? दोस्तों 23 जुलाई के दिन हमने सफ़ा बैतुल माल का जो डिस्प्यूट चालू है, मोहल्ला कमेटी की बात हो, सफ़ा चैरिटेबल ट्रस्ट की बात हो, इसको लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका हमने एक वीडियो अपने चैनल पर कल यानी 24 तारीख को पब्लिश किया था। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मुफ्ती साहब ने जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाने की बात की, चैनल वालों ने कट कर दिए या फिर डाले नहीं, या फिर ये कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जिसके अंदर सिर्फ मुफ्ती साहब ही बोल रहे हैं, कोई सवाल नहीं हुआ। तो आपको बता दूं कि ये बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मुफ्ती फैयाज़ ने जो स्टेटमेंट्स दिए उसके बाद सवाल जवाब पत्रकारों ने उनसे किए, तो सवाल जवाब भी लगभग आधे घंटे का वीडियो था, तो एक साथ डाल देते तो काफ़ी लंबा हो जाता था, इसलिए हमने उसको पार्ट 2 उसका बनाया है और रिलीज़ कर रहे हैं। जो सवाल जो मुफ्ती साहब ने जो स्टेटमेंट्स दिए उसके अंदर से कुछ सवाल, कुछ बाहर से सवाल आए जो हम तक पहुंचे थे, उसको लेकर हमने सभी पत्रकारों ने उनसे सवाल किए जिसके जवाब उन्होंने दिए हैं। तो अब देखिए आगे का दूसरा पार्ट, मुफ्ती फैयाज़ द्वारा सफ़ा बैतुल माल को लेकर जो स्टेटमेंट दिए गए थे, मुफ्ती अनीक की बात हो, मोहल्ला कमेटी की बात हो, सारी चीज़ें हमने आपके सामने। अभी ये एक पक्ष है, अभी ये एक पक्ष है, दूसरा पक्ष जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा वो भी एनजीपी न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। तो अब ये दूसरा पार्ट जो है उसका आप ये देखिए। भाई जो मुफ्ती अनीक साहब ने इस्तीफ़ा देने की बात कही थी ऑडियो में, जिसका तज़किरा मैंने अभी किया है, वो ये सुन लीजिए। भाई एक दरख्वास्त थी मेम्बरान से और खुसूसन जाहिद भाई और दीगर अफराद से कि जिन हजरात ने से मैंने कर्ज लिया था उनमें से खुसूसन शोएब भाई, सलीम भाई, मुजम्मिल भाई, हमारे ससरे, ये हजरात की तरफ से बहुत शदीद तकाजा है। और अभी सबसे बड़ी नाजुक बात यह है कि डॉक्टर मलिक साहब का जो कर्जा है वो कर्जा मास्टर लियाकत साहब को नहीं मालूम है। अगर वो मालूम हो गया तो ये उससे बड़ा मसला हो जाएगा। बराए करम कर्ज का इंतजाम कर दीजिए फौरी तौर पर, और मुझसे जो बात हुई है वो बात पर मैं कायम हूँ। आप लोग कर्ज का इंतजाम कर दीजिए, मैं अपनी बात पूरी करने के लिए कभी भी तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी दरख्वास्त है कि इसको टाले ना, जितनी जल्दी अगर आप लोग ये कर देते हैं, क्योंकि अब मसला ये है कि शोएब भाई तो सीधा ये करे मुझसे, अब तुम इस्तीफा दे के बाहर हो जाओगे, मेरे पैसे का क्या होगा? मेरे को उन लोगों को सूरत देख के मैंने पैसे नहीं दिया था, पैसे मैं आपको दिया था। सलीम भाई का भी 2 दिन पहले फोन आ गया था। और हमारे ससुर का मामला तो ऐसा है, वो घर का है, वो क्या बोलूं आप लोगों को। मुफ्ती साहब काफ़ी समय से जो है ये मामला चल रहा है ना शहर में। अब मैं इसी शहर का हूँ तो मेरे सामने भी बहुत सारी चीज़ें आती है। क्या वजह रही कि आज 1 साल 1.25 साल का जो है लंबा वक्त गुजर गया, आज क्यों ये नौबत आई कि आपको पुलिस कंप्लेंट करना पड़ा और आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? देखो ये जितने भी लोग हैं कोई गैर नहीं है। जैसा इन्होंने इसके अंदर में तज़किरा किए हैं कि जिनमें से अक्सर उनके बचपन के दोस्त, हम उमर, हमदर्द, वो मोहसिन रह चुके हैं। इसी का लिहाज करते हुए, चूँकि मुफ्ती अनीक साहब मेरे साथ में पढ़े हुए, हम दोनों साथ में ही पढ़े हुए हैं, हम दोनों साथ में रहकर काम कर रहे थे। और ये एक बात मैं आपको बता दूं कि ये असल में मुफ्ती अनीक साहब समझे नहीं। ये असल हम दोनों को तोड़ने की एक मुनज़्ज़म तरीके से शहर के अंदर में साजिश की गई है, इसको समझना चाहिए था। और इस साजिश का जो असर और जो नुकसान बैतुल माल का हुआ है वो हम बयान नहीं कर सकते हैं। ये हमारे करीबी थे, ये हमारे करीबी थे, जितने भी लोग हैं ये करीबी है। इनको दवा खाने से करीब करने वाले कौन हैं? इन तमाम को जोड़ने वाले कौन है? हम हैं। मैं अगर लोगों के सामने रख देता तो इनकी ही बदनामी होती, लेकिन ये आज मुझे मजबूरन रखना पड़ रहा है क्योंकि मुझे कंप्लेंट करना पड़ा। कंप्लेंट में आप ये लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं मैंने ऐसा ऐसा किया है, और वाक़अतन ये बात अगर मार्केट में जिस तरह से ये लोग चला रहे हैं, ये बात अगर लोग कोई भी सुनेगा तो ये बोलेंगे कि यार ये तो गलत बात कही है,
ये तो झूठी बात कही है। तो अब उसकी वजाहत की मुझे मजबूर होकर ज़रूरत पड़ी आज, इसीलिए मैंने इसकी वजाहत की, वरना मैं वजाहत करना अभी तक नहीं किया, ना मिंबर से किया, ना ये जो है बयान निकाल कर किया, ना खुद किसी के पास जाकर मैं खुद से किया। जो पूछा है उसको मैंने कहा है, किसी के पास जाकर खुद से मैंने आज तक नहीं कहा। अच्छा मुफ्ती साहब, ये कमेटी किसने बनाई थी? सफ़ा बैतुल माल की कमेटी का मामला ऐसा हुआ है कि हम लोग, जाहिद भाई जो है 2016 के अंदर नागपुर में चला रहे थे। यहाँ पर जाहिद भाई को ही जो है नागपुर में शुरू किए थे सफ़ा बैतुल माल की शाख। फिर उसके बाद हमारा जाहिद भाई से ताल्लुक़ हुआ। जाहिद भाई ने 2017 में हम लोगों को हैदराबाद भेजे कि जाओ एक मरतबा काम देख कर आओ। मैं और मुफ्ती अनीक साहब, हम दोनों वहाँ पर हैदराबाद में 1 साल पढ़े हुए हैं, सफ़ा बैतुल माल के काम को करीब से देखे हैं। तो हम लोगों का तो पहले से देखा हुआ था, और जो लोग थे उनको जमा किए। एक गाड़ी में 7 लोग हम लोग बैठकर गए। जाने के बाद हमने वहाँ पर काम देखे, मौलाना गयास अहमद रशादी साहब से बात किए। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जाकर काम शुरू करो, और कमेटी यही है जो यहाँ पर आई है, कमेटी यही है। कोई चुन कर इधर उधर से लाकर किसी की कमेटी नहीं बनाई गई है। मौलाना गयास साहब ने जो कमेटी, जो गए थे देखने के लिए, उन्हीं की कमेटी बनाकर यहाँ भेज दिए, और लाकर हम दोनों की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर में तय हुआ, एक किराए की जगह लिए, एक साहब जो है हम जो 50,000 रुपये कर्जा जाहिद भाई ने इब्तिदा में लगाए बतौर कर्ज के, लेकिन वो उसी के लिए दे दिए। एक साहब के पास गाड़ी थी, उनसे बतौर जो है गाड़ियाँ आरियत के तौर पर लिए, उनके पास इस्तेमाल के लिए। एक साहब का गोडाउन लिए हमने किराए पर, और एक ऑफिस और उसका जो कंप्यूटर वगैरह है वो लेकर हमने ये काम को शुरू किए। मोहल्ला कमेटी का आपने जिक्र किया है, सफा कमेटी की अगर बात करें तो उसकी वजाहत आपने दी कि हैदराबाद से आप जो लोग गए थे उनको कमेटी बना के यहाँ पे बना दी गई थी। मोहल्ला कमेटी को किसने बनाया? क्या सफा आप मुफ्ती अनीक या मुफ्ती फैयाज या फिर देखो, मोहल्ले के लोग आगे आए कि हमें भी इसमें जाना है, हमारी कमेटी बनाए? ये नौजवान शुरू से बचपन के हमारे साथी हैं। जब कभी हम लोग पढ़ाई के दरमियान आते थे, इन्हीं के साथ खेलते थे, इन्हीं के साथ रहते थे, बैठते थे। जब हम लोग ये काम शुरू किए, बस्ती में ही शुरू किए थे, तो हम लोगों के ज़िम्मे बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। मस्जिद की ज़िम्मेदारी, मदरसे की ज़िम्मेदारी, और लेडीज़ का हम जो है दवाखाना चला रहे हैं। तो लेडीज़ का दवाखाने में बहुत एहतियात करना पड़ता है, देख रेख होनी उसकी ज़रूरी है। तो हमने अपने इन्हीं साथियों को अपने साथ इस खिदमत के काम में शरीक करने के लिए इन लोगों को हमने ही जोड़ा, और जोड़कर हम ही लोग, मैं और मुफ्ती अनीक साहब ही, हम दोनों मिलकर ही इनकी जो है कमेटी बनाए थे, और ये कमेटी बनाकर ही हम लोग जो है इनको लेकर चल रहे थे। ऐसा क्यों हुआ कि पूरे जो मोहल्ला कमेटी के पूरे अफराद, मुझे जितना पता है कि वो मतलब एक साइड हो गए और आपको अकेला छोड़ दिया? क्या वजह थी इसके पीछे? देखिए, शुरू में जब हम ये जगह मिली थी, उस जगह पर मैंने ये बात कहा कि 2 मिंबरान का नौजवानों से ये जो है मुआहदा हुआ, तो ये मुआहदा हम दोनों की अपनी तरफ से नहीं हुआ। ये बस्ती के 2-3 लोग असल है, जिसमें सबसे ज़्यादा तस्लीम आरिफ साहब है, जिनका सबसे ज़्यादा इसरार था। और वो इसरार ये था कि भाई ये जगह बस्ती की है, बैतुल माल हैदराबाद का है, उसमें बैतुल माल में नागपुर के मिंबरान हैं, ये कमेटी जो है बाहर की है। कल अगर आप दोनों छोड़ देंगे, बस्ती की ज़मीन पर हैदराबाद वाले कब्ज़ा कर लेंगे, नागपुर वाले कब्ज़ा कर लेंगे। ये सब बातें उन्होंने बताकर जो है, यानी शुरू से नीयत उनकी ख़राब थी। शरीक होना ये एक ज़ाहिरी तौर पर था, लेकिन उस जगह पर कब्ज़ा करना ये शुरू से था। इसीलिए हम भी बोले यार साथ में तो काम कर रहे हैं, जब इत्तेफाक के साथ काम होता है तो किसी का अंदेशा नहीं हुआ करता कि आगे चलकर इतनी तकलीफ़ हमको दे देंगे। मैं ये जगह उन लोगों को देने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए कि जो मुआहदा हुआ था उस मुआहदे के भी ख़िलाफ़ था, और मुफ्ती अनीक साहब उनके साथ हो गए। वो इसको मान गए कि ये जो बात कह रहे हैं जाली नहीं है बल्कि सही है। तो ये उनका सपोर्ट करने से ये पूरे लोग उनकी तरफ चले गए, और मेरा उनके सपोर्ट ना करने की वजह से मेरे से ये लोग कट गए। ये पूरे के पूरे 18 लोग मोहल्ला कमेटी के ही हैं? नहीं, मोहल्ला कमेटी में पूरे नहीं हैं। इनमें से
बास का अक्सर का वजूद जो है, इनमें से अक्सर कुछ लोग जो है वो तो न तामीर के अंदर में थे। अक्सर लोग, अक्सर ये 18 में से अक्सर लोग जब तामीर के लिए चंदा लेकर आए तो 3 लोग असल थे। एक मैं था, एक दूसरा तस्लीम आरिफ था साथ में बस्ती का, और तीसरा आतिक ठेकेदार था जिसने वहाँ पर काम किया है शुरू से। ये 3 लोग थे। ये 18 में से कोई भी तामीर में ताउन लाने वाले नहीं है। ये अगरचे तीसरे स्लैब में लाए लेकिन वो भी एक साहब की तरफ से आया है, वो पैसा भी एक साहब की तरफ से आया और उसी पैसे से हुआ। ये हमसे 10,000 रुपये ले रहे थे लेकिन उनको नहीं दिए। जब उनके सामने तस्करा, उन्हें साहब मना कर दिए, मेरे को तो कोई 10,000 रुपया नहीं दिए, पूरा 10,000 रुपये उनके पास में है। सवाल ये है, जैसे कमिश्नर में 2 ग्रुप हो गए, तो आपको क्या लगता है दोनों ग्रुप में से अच्छा तो सफा बैतुल माल को कौन चला सकता है? सफा बैतुल माल की जो कमेटी वही चला सकती है जो चल रही थी। अलग हुई होगी तो सफा बैतुल माल की कमेटी में थे ना, वो अलग हो गए ना। सफा बैतुल माल कमेटी में बन गया तो उसमें से किसको देखो, चला सकते? सफा बैतुल माल कमेटी से सिर्फ 2 मेंबर अलग हुए हैं, बाकी पूरी कमेटी एज इट इज अभी बाकी है। सारे काम वो पूरी कमेटी कर रही है। उनका कोई काम, अभी जो दवाखाना चल रहा है इमली बाग में, ये वही कमेटी चला रही है। और ये वही दवाखाना जो यहाँ चल रहा था, ये वही दवाखाना है जो यहाँ चल रहा था। यहाँ से अभी हमने वहाँ पर आर्जी तौर पर किराए की जगह लेकर शुरू की है। तो जैसे वहाँ जो लोग चला रहे हैं वही लोग यहाँ चलाएंगे। सवाल जैसे मेरा कि आप लोगों ने 18 लोगों पे कंप्लेन की है, तो आप वो फर्द वाहिद है जो आपके नाम से कंप्लेन हुई है, जबकि कंप्लेन कमेटी के नाम से होना था, सफा बैतुल माल के नाम से होना था। ये बात बहुत अच्छी आपने पूछी है कि पूरी सफ़ा बैतुल माल कमेटी का मसला था तो आपके अपनी ज़ात की तरफ से ये कंप्लेंट नहीं होना चाहिए था। देखिए, कामटी में ज़िम्मेदार की हैसियत से सफ़ा बैतुल माल की तरफ से मैं हूँ, सफ़ा बैतुल माल की तरफ से एज अ ज़िम्मेदार मैं हूँ। और इनमें से 18 में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग किसी ना किसी एतबार से मेरे ऊपर हमला किए हैं। बैतुल माल में तो सिर्फ दवाखाने के ऊपर हमला किए ना, बाकी मस्जिद में बैतुल माल नहीं है, मदरसे में बैतुल माल नहीं है, मेरी मस्जिद वारिसपुरा में मरकज़ में बयान चल रहा है उसमें बैतुल माल नहीं है। इन सारी जगहों पर जो हमला करने वाले हैं, जो सामने से अटैक कर रहे हैं, जो लोगों के पास जाकर बदनाम कर रहे हैं, गलत जो है, ये भी तो जो लेटर पेड चुरा कर उसके ऊपर में तहरीर डाले तो मेरे ही नाम की डाले हैं, पूरे बैतुल माल कमेटी के नाम की थोड़ी डाले हैं, मेरे ही नाम की डाले ना। इसके ऊपर में मेरी ही जाली सिग्नेचर किए हैं, मेरी ही जाली सिग्नेचर की है। तो ये सारी चीज़ों में ये लोग मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। तो इसकी बुनियाद पर मैं किया हूँ, इसलिए कि ये सारे मामलात में सफा बैतुल माल की कमेटी में जो है संस्था जो है, उसमें कितने मेंबर हैं? उसमें तकरीबन जो है 2 अलग हो गए हैं, 13 में से अभी 10 बचे हैं। बनी थी जैसा मुझे कहना है, बॉडी कितनी 15 लोगों की थी। हाँ, आप दो अलग हो गए तो देखा जाए 2 अलग हो गए, एक और साहब ने इस्तीफा दिया है और एक साहब का इंतकाल हो गया है। देखा जाए 11 हमारे साथ में। किया जा रहा, पूरा कमेटी के साथ क्यों नहीं किया जा रहा? मेंबर में अगर सब गलत होगी तो सबके साथ कार्रवाई होगी। यहाँ पर इस कार्रवाई होगी। जी दातन उनके लिए FIR कर रहे 18 लोगों पे, तो ये समझ में नहीं आ रही ना मुझे। यही बात मैं बता रहा हूँ कि जिन कंप्लेंट में जिन जिन चीज़ों का तस्करा किया गया है, जिन जिन चीज़ों का तस्करा किया गया है, भाई गोडाउन सफ़ा बैतुल माल का है, वहाँ पर गोडाउन खाली करने के लिए जो ये लोगों ने माहिती मांगे तो सोसाइटी की तरफ से लेटर किसको आया? मुझे आया। दवाखाने की ज़मीन सफ़ा बैतुल माल की पूरी कमेटी को सामने बुलाकर नहीं दिया गया, मुझे बुलाकर दिया गया। सफ़ा बैतुल माल की पूरी कमेटी को बुलाकर वो जगह नहीं दी गई, जगह सिर्फ उस सफ़ा बैतुल माल की तरफ से मुझे बुलाकर दी गई। उस जगह पर तामीर के लिए चंदा जो इन लोगों ने दिया वो मुझे सामने रखकर दिया गया। हालांकि रसीद सफ़ा बैतुल माल की दिए, लेकिन चंदा लाने वाला, तामीर करने वाला मैं था, वो तामीर करने के लिए। इसी के साथ साथ जो है और भी बहुत सारी चीज़, जैसे कि मस्जिद के अंदर इन लोगों ने जब वो जगह नहीं मिल रही थी आपको बैतुल माल से, तो इनको पूरे पर अटैक करना था ना।
बैतुल माल कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, सबके ऊपर इनको अटैक करना था। मेरे ही ऊपर अटैक क्यों किए? मेरी मस्जिद में 40 लोगों की दस्तखत लेकर क्यों डाले? भाई जो लोग जिस एतबार से जहां पर काम कर रहे हैं उनके ऊपर उस एतबार से अटैक करना चाहिए था। ये सबके ऊपर अटैक नहीं किए। जब मामला, इनको भी मालूम है बैतुल माल चला रहा है, बैतुल माल के लेटर पैड को तुम गलत तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो, तो तुमको टारगेट भी पूरे बैतुल माल को, साथियों को बनाना था। तुम मेरे अकेले को क्यों टारगेट बना रहे हैं? आपको कैसे पता है कि ये 18 के 18 आपके जो है एक साथ पीछे पड़े हुए हैं? कई जगह पर और है। ये 18 लोगों की आपने कंप्लेंट की, हमें अभी ये भी पता लगा कि इसके 18 लोगों की कंप्लेंट 18 लोगों को, और ये हमें ये भी पता लगा कि कोर्ट में भी आपने जो है ये 18 के 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा डाला है। लेकिन ये 18 होने के बाद भी अभी भी जो है, इसके बाद भी आप जो है कुछ लोगों के ऊपर, कुछ लोगों की पुलिस कंप्लेंट कर रहे हो, जिसमें हाफिज शमीम करके एक है। मतलब वो 18 अलग और फिर और एक दो अलग। अभी क्या वजह है कि भाई वो 18 तो देखिए, का मामला चालू है, अभी हाफिज शमीम और कुछ लोगों को आप फिर पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं उन लोगों को? देखिए, एक ग्रुप में उलमाए हक हुफ़ाज़ किराम करके एक ग्रुप है, जिसमें नागपुर कामटी के तकरीबन जो है 70 से 80 मेंबरान हैं। उसमें जब हमारा ये मामला हुआ तो हाफिज शमीम साहब ने ऑनलाइन जो केस, बिल्कुल सही बात बोले, कोर्ट में मैंने केस डाला है। जब यहाँ मीडिया पर स्क्रीनशॉट जो है उसी कोर्ट की ही जो साइट से उसको निकाल कर उसको लिए और उसके अंदर में डाले। और उन्होंने उसके ऊपर में डालने के बाद एक कमेंट किए, कामटी शहर में पहली बार एक मुफ्ती ने दूसरी मुफ्ती के ऊपर में जो है कोर्ट केस किया है। बिल्कुल सही बात लिखी है, लेकिन एक मुफ्ती और दूसरा मुफ्ती ही नज़र आए, बाकी 18 उनको नज़र नहीं आए। एक बात ये। दूसरी बात, डालने से पहले उनको मेरे से मिलना चाहिए था, क्या मामला है, क्या बात है। जिसमें दूसरे कमेंट में नागपुर के एक मुफ्ती साहब ने उनको कहा कि भाई पूरे मामले की तस्दीक करो, तस्दीक करके मामला जो है सोशल मीडिया पर चलाओ, बगैर तस्दीक के मामले को सोशल मीडिया पर मत चलाओ। उन्होंने फिर उसके बाद में बाकायदा नाम डालते कि मुफ्ती फैयाज फलाही ने मुफ्ती हनीफ फलाही के ऊपर केस किया है। आगे एक लफ्ज़ लिख रहे, वाह, ये भी एक कमेंट के अंदर उन्होंने डाले हैं। तो हम बोले यार ये सिलसिला तो चलता रहेगा, इसको रोकना ज़रूरी है, सोशल मीडिया पर गलत बात फैलाएंगे बगैर मिले। तो हमने उनके लिए कंप्लेंट बनाए, नए थाने में गए और जो है वो PSI से हमने मुलाकात की, उसको कंप्लेंट दिए। उन्होंने हमारे सामने हाफिज शमीम साहब को फ़ोन किए। मैंने उसी वक्त वो PSI को बोल दिया हमको इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना है। हम ये कदम इसलिए उठाए कि ये पहला बंदा है जो ये काम किया है। यहीं पर अगर हम इसको रोक देंगे तो आगे इससे बदगुमानी लोगों के अंदर फैलती चली जाएंगी, उससे रोकना मकसूद था। इस वजह से हमने कहा कि भाई जो है ये ख़त्म कर दे। तो उसने भी बोला, बाद में दोपहर में बुलाए। हमको शुबा था, मेरे को शुबा था कि ये खुद से नहीं कि इनसे करवाया गया है। कैसे जाहिर हुआ? जब दोपहर में हाफिज शमीम साहब आए, जब तुम खुद से किए थे, अपने तौर पर किए थे, तो इन 18 में से किसी को साथ में नहीं लाना था। PSI साहब के साथ में पास में आए तो इन 18 में से लेकर आए एक बंदे को। वो बंदा उसके जो है PSI को समझा रहा है, बात करे, गलती थोड़ी की है, या ऐसा कुछ नहीं किया है, या ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर वहाँ से जब मैं नमाज का टाइम हो गया, मैं निकल रहा था, तो इन 18 में से 2 और आए अंदर, 3 लोग हो गए। तो अब तो ये बाकायदा प्लानिंग के साथ में किया गया है। तुम खुद नहीं कर रहे हो, तुम दूसरे से करवा रहे हो। तो फिर हमने जो अपना जो वकील जिसके थ्रू हमने कोर्ट केस किए उसको बताए, तो उसने अपने एतबार से उनको नोटिस दिया है, और उस नोटिस पर भी हमें कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं है। लेकिन अगर ये करेंगे, हमको मजबूर करेंगे, तो फिर मजबूरन हमको करना पड़ेगा। हाफिज शमीम के ऊपर भी हमको कोई करने का इरादा नहीं है, लेकिन वो मजबूर करेंगे तो फिर मजबूरन हमको उसके ऊपर कदम उठाना पड़ेगा। लगभग 1.5-2 एकड़ जो भी जमीन खैरी पे सफा पब्लिक स्कूल के लिए ली गई, कामटी नागपुर के हजरात से सफा के नाम पर डोनेशन लिया गया, चंदा लिया गया। वो जमीन दिखाकर पेरेंट्स अपने बच्चों को सफा पब्लिक स्कूल में डाले। उसके बाद आप दोनों मुफ्ती हजरात का मामला शुरू हुआ। ये मैं आपको रोकूंगा, आप दोनों मुफ्ती हजरात का नहीं, सफ़ा इंतज़ामिया का बोलिए। आप दोनों उसी में है ना? एक अलग हुए, मैं सफ़ा के साथ में हूँ। यही लोगों के दरमियान गलत फहमी चल रही है कि हम दोनों का अपना पर्सनल कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी इख्तिलाफ है वो सफ़ा की इंतज़ामिया के दरमियान इख्तिलाफ है। मेरा ज़ाती
1.5 साल हो गए उनसे बातचीत नहीं हुई है मेरी, मुफ्ती अनीक से। मुफ्ती अनीक से। कौन सा जाती मसला है? जो सफा जो शहर के अंदर में ये चला रहे, 2 मुफ्तियान आपस में लड़ रहे हैं, ये सरासर गलत बात हाँ, है। तो ये भी बात है ना कि भाई भाई वो अलग हुए हैं। दोनों मुफ्तियों ने मिलकर कामटी नागपुर की पब्लिक को जो है बेवकूफ बना दिया, करोड़ों रुपए ले लिए, जमीन ले लिए, अब वो जमीन जैसी की वैसी पड़ी हुई है। धोखा कामटी के जो बच्चे जो पढ़ रहे थे, उनके जो पेरेंट्स है, उनके साथ हुआ। जो सफा पब्लिक स्कूल की जो जमीन है वो किसके नाम से रजिस्टर? सफा एजुकेशनल के नाम पर रजिस्ट्री है, मल्टीपर्पज सोसाइटी। सफा एजुकेशनल एंड मल्टीपर्पज सोसाइटी जो संस्था यहाँ से हमने चैरिटी से जो जिसको हमने जो है रजिस्टर्ड करवाया है, उसके नाम पर ये जो है ज़मीन लिए है। ये सफा बैतुल माल के नाम से ही अलग उससे है। देखो, सफ़ा बैतुल माल हैदराबाद की है, उसकी शाख यहाँ पर है। जब हम उसके अंदर एजुकेशनल का काम नहीं कर सक रहे थे, तो हमने 2021 के अंदर में जो है सफ़ा एजुकेशनल करके यहाँ पर एक नया ट्रस्ट चैरिटी के अंदर में रजिस्टर्ड करवाया। जो काम वहाँ पर उनके तहत नहीं हो रहा, वो काम हम इस ट्रस्ट के अंदर करेंगे, जिसमें एजुकेशन स्कूल का भी मामला था। जैसा मुझे जानना है कि सफा बैतुल माल एक अलग ट्रस्ट हो गई और सफा एजुकेशन ये अलग ट्रस्ट हो गई। दोनों अलग ट्रस्ट है, लेकिन दोनों के मेंबरान एक है, नाम अलग अलग है, लेकिन मेंबरान दोनों के सवाल एक हैं। जब दो ट्रस्ट बन गए, दोनों ट्रस्ट के मेंबरान एक है, तो 2 ट्रस्ट बनाने की जरूरत क्या पड़ी? बताया मैं अभी आपको कि जो चीज़ें कानूनी एतबार से सफ़ा बैतुल माल रिलीजियस के अंदर में नहीं ला सकते थे, उसके लिए हमको सफ़ा एजुकेशनल एंड मल्टीपर्पज़ यहाँ पर रजिस्ट्री करवाना पड़ा। सफा बैतुल माल 2017 से कामटी में काम करते हुए आ रही थी और बहुत अच्छा काम कर रही थी, उसमें एजुकेशन को लेके कोई काम कुछ नहीं कर सकते थे आप? नहीं, वो था सफ़ा बैतुल माल रिलीजियस, समझ गए? रिलीजियस में बहुत सारे काम नहीं कर सकते। उसमें काम करने के लिए, जैसे ये जो है स्कूल का काम है, ये सब काम करने के लिए हमको मजबूरी थी कि कानूनी एतबार से हम मजबूत रहे। तो इसके लिए हमने सफ़ा जो है एजुकेशनल एंड मल्टीपर्पज़ सोसाइटी 2021 में यहाँ नागपुर में चैरिटी के अंदर रजिस्टर्ड करवाए। सफ़ा का नाम डालने के लिए हैदराबाद सफ़ा बैतुल माल से हमने इजाज़त लिए कि ये इसके अंदर में हम ये काम नहीं कर सकते, इसके लिए आप हमें इजाज़त दे ताकि हम वहाँ पर एक नया ट्रस्ट खोल लें। उन्होंने हमको इजाज़त दी, तो हम यहाँ पर नया ट्रस्ट उसको खोले। आपका सवाल ये था कि भाई लोगों की तरफ से ये है कि पैसा है, धोखा दे रहे हैं। हाँ। देखिए, मामला असल में ये है कि ज़मीन का हमने जो लोगों ने दिल खोल कर ताउन किए, तभी हम इतनी बड़ी ज़मीन ले सके। लेकिन ज़मीन की कीमत थी ज़्यादा, रजिस्ट्री करवाना था हमको पहले, तो हमने कर्ज़ लेकर ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली है। उसमें तकरीबन 40 लाख रुपए का कर्ज़ा था, जिसमें एक बात आई, मुफ्ती अनीक साहब ने भी कर्ज़ा लेकर आए, हाँ। मैं भी कर्ज़ा लेकर आया, जाहिद भाई भी लेकर आए, नागपुर के और मौलाना इमरान साहब वगैरह और लोगों ने कर्ज़ा लेकर आए। ऐसे सबका कर्ज़ा मिलाकर 40 लाख रुपया हो रहा है, जो अभी भी बाकी है देना, अच्छा। जो अभी भी देना बाकी है। हम भिड़ गए कर्ज़ा देने के लिए, क्योंकि कर्ज़े वालों का मुतालबा जो है हमारे ऊपर शदीद हो गया और देना ही है। दूसरा मसला यह है कि हम उस जगह पर तामीर करने के लिए, स्कूल बनाने के लिए पहले हमको सेंक्शन कराना पड़ेगा। सेंक्शन कराने का काम हमने शुरू किए, जिसके लिए एक बड़ी रकम लगेगी। पहले कर्ज़ा देना है, कर्ज़ा देने के बाद जो है हमको जो है सेंक्शन कराना है, सेंक्शन कराकर हमको काम कराना है। ये सब काम करने के लिए हम तैयार थे कि इसी दरमियान ये इख्तिलाफ हो गया। अब इस इख्तिलाफ ने हमारे कर्ज के काम को भी रोक दिया और जो सेंक्शन का काम था वो भी रोक दिया, और लोगों की तरफ से जो ज़मीन के लिए आमद हो रही थी वो भी रुक गई। इख्तिलाफ बहुत सी खैर को रोक दिया करता है। जिस तरह से आपका कहना ऐसा है कि जो सफ़ा एजुकेशन के प्रेसिडेंट है मुफ्ती अनीक, उनका कहना ऐसा था कि आप मुझे स्कूल दे दो, मैं आपको जमीन दे दूंगा या फिर इस्तीफा दे दूं। सफ़ा एजुकेशन से जो कमेटी आप लोगों ने रजिस्टर्ड की, उससे मैं इस्तीफा दे दूंगा। और मुफ्ती अनीक ने भी कुछ कर्ज लेके आए, जिस तरह से आपने बताया। क्या मुफ्ती अनीक का जो कर्ज उन्होंने लाए थे वो वापस दे दिया गया? उसके बाद भी मुफ्ती अनीक जो है आप जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफा देंगे, इस्तीफा कर्ज लेने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया, ऐसा कुछ मामला हुआ है? देखिए, जब उन्होंने बोले कि मेरे कर्ज का इंतज़ाम कर दो, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा,
18 लाख रुपए का उनका कर्जा था, उसमें से 4.5 लाख रुपया हम दे चुके। इसलिए दे दिए कि भाई ये तो इस्तीफा दे ही देंगे। अच्छा, 2 सितंबर को जब हम नागपुर में उनको कर्ज देने के लिए बैठे, पूरा बचा हुआ। बचा हुआ पूरा, क्योंकि उन्होंने कहा भाई थोड़ा थोड़ा करके मत दो, यकमुश्त दो, तो हम यकमुश्त देने के लिए फिर जमा करने लगे। जब 2 सितंबर को नागपुर में बैठे तो उन्होंने कहा कि मेरे को मस्जिद दो वांजरा की, मस्जिद उस्मान, तो मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। हम मना कर दिए, मेंबरान मना कर दिए सफ़ा के, भाई आप जो है इस्तीफ़ा मत दो, आप जो है हम जो है आपको मस्जिद नहीं दे सकते। तो फिर उन्होंने बोले कि मैं इस्तीफ़ा नहीं देता, आप इस्तीफ़ा ले लो। बोले कैसे देते? क्यों मस्जिद की डिमांड? अब वो जानते हैं, हमारे से तो कोई मस्जिद की बात नहीं हुई थी। उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि लियाकत मासब के यहाँ पर 3 लोग थे, एक सफ़ा के ज़िम्मेदार नौशाद भाई, मुफ्ती अनीक साहब और लियाकत मासब, ये 3 लोगों के दरमियान बात हुई। वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि हमारी बात मस्जिद से मुताल्लिक भी हुई थी। नौशाद भाई ने उनको साफ कहा कि ये बात जो है मस्जिद की वहाँ पर नहीं हुई थी। उस कमेटी के अंदर मुफ्ती अनीक साहब ने यह कहा कि मैं अपनी बात वापस लेता हूँ मस्जिद वाली, कि वहाँ पर हमारी बात हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आज तक इस्तीफ़ा नहीं दिए। बाद में मैंने ये भी कहा कि नागपुर मजलिस उलमा के दरमियान हम डालें। मुफ्ती साबिर साहब ने फ़ोन किए तो उनको ये कहे कि जिन लोगों ने कर्ज दिया वो लोग मुझे बैठने को मना कर रहे हैं। कुछ चीजें मेरे सामने आई थी। मैं एक बात और भी कह दूं लोगों के इत्मीनान के लिए कि जिस मकसद के लिए पैसा लेकर जो ज़मीन ख़रीदी गई है, इंशाअल्लाह अगर ज़िंदा रहे तो वो मकसद उस जगह पर वही काम होगा, उसके अलावा इंशाअल्लाह कोई भी दूसरा काम नहीं होगा। जब तक मैं रहूँगा इंशाअल्लाह होने भी नहीं दूंगा। आपने जिन लोगों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा किया है, कंप्लेंट की है, उसमें से कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि मुफ्ती फैयाज ने 1.5-2 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उसी के लिए मैं इसके लिए वो जिसका हिसाब वो आपसे मांग रहे हैं, आपको बैठने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप बैठने के लिए तैयार नहीं। इससे पहले मौलाना शोएब, जहाँ तक मुझे खबर लगी, मौलाना शोएब या मुफ्ती ज़ियाउर रहमान के साथ आपको बैठने के लिए कहा गया, लेकिन आप नहीं बैठे। देखिए, इब्तिदा में जब ये मामला उठा था, जब ये लोग मेरे को बोल रहे थे बैठो, मेरे पास कुछ भी नहीं था, सबूत वगैरह कुछ भी नहीं था। मैंने उनको कहा कि मैं तुम लोगों के साथ कभी भी बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। एक, मुफ्ती साहब नहीं होना, क्योंकि उनके इख्तिलाफ सफ़ा बैतुल माल में करने की वजह से आज ये मसला पैदा हुआ है, वो नहीं होना। दूसरा, स्कूल की बात नहीं होना, क्योंकि स्कूल का ताल्लुक़ दवाखाने से नहीं है। तीसरा, शोबी जो हमारा अकाउंटेंट था उससे मुताल्लिक बात नहीं होना। ये 3 मेरी शर्त बोलते मैं कभी भी तुम्हारे साथ बैठने के लिए तैयार, आज तक मना नहीं किया बैठने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, आपने एक बात और कही अभी, हाँ, 1.5-2 करोड़ वाला मामला। हाँ, आप ये बताइए कि उनके पास में 3 लोग हैं, कौन कौन है? एक सफ़ा एजुकेशनल का सदर, एक सफ़ा एजुकेशनल का ट्रेजर, और एक जो है ऑफिस का अकाउंटेंट। अगर कोई सबूत होता 1.5 साल में, ये तो मेन आदमी है ना। कौन है ये भाई? ऑफिस में बैठने वाला बंदा जिसको हर एक चीज़ के ऊपर में नज़र है, ऑफिस में बैठ रहा है ना, पैसा सब उसके पास में आ रहा है, मैं अपने पास लेकर जा रहा हूँ, रख रहा हूँ, तो सबसे सही इत्तला देने वाला कौन? जो ऑफिस में बैठ रहा है वही, वो उनके साथ है। उनके साथ होने के बावजूद सबूत के साथ क्यों नहीं अभी तक पेश कर सके कि मैंने 1.5 लाख रुपए, 1.5 करोड़ रुपए का जो है घोटाला किया हो? भाई ये तो करते ना, जो इतना सब कुछ कर सकते हैं। वही तो मैंने आपको कहा, एक सबूत भी अगर गलती से अगर उनको मिल जाता तो ये मुझे पूरे शहर में रहने नहीं देते, अगर हो जाता तो। लेकिन अल्लाह का फजल है कि 1 रुपये का दाग नहीं है बैतुल माल में। सारे लोग मिलकर कोशिश कर ले, मैं अभी बोल रहा हूँ, सबूत के साथ अगर 1 रुपये का दाग बता दे कि मैंने अपनी जात के ऊपर में खर्चा किया है, तो फिर वो जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं।
सफा क्लिनिक की जो जमीनें हैं जिसके ऊपर अभी तामीर किया गया है, जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, अभी उसका क्या स्टेटस है? आपने एक बात और भी कही है अभी बीच में, उसकी भी वजाहत कर दूं कि हिसाब मांग रहे मुफ्ती साहब से, हिसाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये आपने बात कही है। हाँ, इसके ऊपर मैं दो बातें बोलूँगा। जब तक मेरे निगरानी में था बैतुल माल का दवाखाना और सारी चीज़, जब तक मेरी निगरानी में था, बुकलेट देखिए, आवाम के सामने जब मैं था जिम्मेदार, आवाम के सामने मैंने एक एक चीज़ का हिसाब रखा हूँ। 2019-20 का हिसाब है ये, 2019-20 का, जिसमें स्क्रैप का भी है, जिसमें जो है स्क्रैप दवाखाना का, हाँ दवाखाने का भी है, नीचे में दवाखाने का भी है, वारिसपुरा में ही दवाखाना चलता था उसका है, और स्क्रैप का पूरा है। ये 2019-20 का है। ये 2020-21 का है। ये 2020-21 का है, पूरा हिसाब है हर एक चीज का इसके अंदर में। पब्लिक कर दिया था। पब्लिक कर दिए थे, आम कर दिए थे। 2020-21, ये 2021-22 का है। ये मेरे अंडर में जब चल रहा था, जब मैं निगरान था, ये 3 साल का पूरा हिसाब लोगों के सामने, आवाम के सामने पेश कर दिया। इसके बाद 2022 के बाद मेरी मशगूलियत ज़्यादा बढ़ गई थी। हमने मुफ्ती अनीक साहब को जिम्मेदार बनाए थे। ठीक है, जब तो ऊपर में जिम्मेदार थे ना? हाँ, ये हिसाब किताब देखने के जो जिम्मेदार, ये मामला जब शुरू हुआ, हाफिज महरोज साहब के साथ ऊपर में बैठे थे। कहाँ पर? दवाखाने के ऊपर में 50-60 लोगों के दरमियान मुफ्ती अनीक साहब ने यह बात कही थी कि जिसको हिसाब लेना है वो मेरी मस्जिद में आकर मुझसे हिसाब ले ले। मैं अगर ये बात झूठ बोल रहा हूँ, 50-60 लोग हैं, गवाह है, जो जाने वाली भी थे उनकी मस्जिद में उनसे हिसाब लेने के लिए। ये 2 साल का हिसाब मेरे ज़िम्मे नहीं है। अब ये उन्होंने हमको व्हाट्सएप किए। कब किए हैं? 1 अप्रैल 2024। इसमें क्या लिखा पढ़कर बताता हूँ मैं। 1 अप्रैल 2024 से सफ़ा बैतुल माल शाख नागपुर कामटी से मुताल्लिक अपनी तमाम खिदमात और निगरानी और ज़िम्मेदारियों से सुबुकदोश होता हूँ। लिहाजा बैतुल माल स्क्रैप गोडाउन और सफ़ा क्लिनिक, सफ़ा लैब से मुंसलिक तमाम हिसाबों किताब की निगरानी वह जिम्मेदारी की जवाबदेही आज से मेरे ज़िम्मे नहीं होगी। अल्फाज सुनिए, ये उनका लिखा हुआ है, उनका भेजा हुआ है। यह उन्होंने हमारे पास भी भेजे, हैदराबाद भी भेजी है। सफ़ा बैतुल माल स्क्रैप गोडाउन, सफ़ा क्लिनिक व सफ़ा लैब से मुंसलिक तमाम हिसाबों किताब की निगरानी व जिम्मेदारी की जवाबदेही आज से मेरे ज़िम्मे नहीं होगी। नीज़ सफ़ा बैतुल माल हैदराबाद के हिसाबों किताब और सॉफ्टवेयर की मैनेजिंग से भी मैं अलाहिदगी इख्तियार करता हूँ। लिहाजा आप सॉफ्टवेयर का एडमिन चेंज करवा लें और मुझे इस जिम्मेदारी से सुबुकदोश होने पर माजूर रखें। 1 अप्रैल 2024 तक उनके ज़िम्मे था। 1 अप्रैल 2024 के बाद जब वो हटे, मैं देखा तो उसी के बाद मैंने शोभी के ऊपर 3 बातें रखी थी। 10,000 रुपया महीने का जो हमसे ले रहे हैं, वो 10,000 रुपये का हिसाब दो। वो हिसाब देगा तो हम आवाम के सामने रखेंगे। वो हिसाब 2 साल का उससे मांग रहा हूँ, जो हमारा अकाउंटेंट है, ऑफिस में बैठ रहा है, जिसने ऑडिटर के पास से ऑडिट रिपोर्ट लेकर आ गया, वो उससे हम हिसाब मांग रहे हैं, वो हिसाब नहीं दे रहा है, तो आवाम के सामने कैसे हिसाब रखेंगे। मैं अपने घर रख रहा था, ऑफिस में था, ऑफिस की जिम्मेदारी के लिए एक बंदे को पेमेंट पर रखे थे, उससे हम मांग रहे हैं, उसी से लेकर तो हम आवाम के सामने रखे, उसी से लेकर हम आवाम के सामने रखेंगे। लेकिन ये मेरे ज़िम्मे नहीं आवाम के सामने रखना, ये मुफ्ती अनीक साहब के ज़िम्मे जो ये कह रहे हैं। मेरे ज़िम्मे जब तक था मैंने रख दिया, वो आपके सामने अभी मैंने बता भी दिया कि जब तक था मेरे ज़िम्मे, जब तक मैं रख दिया हो। 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए के मकान बनाने की बात कर रहे हैं, उसकी भी वजाहत मैं आपके सामने कर चुका हूं।
ठीक है, किसी को कोई सवाल? ईजान कुछ सवाल हो? ठीक है। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो? तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।